हेलो एवरीवन, मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इंडिया विल बी लीडिंग वर्ल्ड इकोनॉमी सेज आईएमएफ। आईएमएफ ने अभी रिसेंट रिपोर्ट भी अपनी जारी किया और वहीं पे ये भी बोला है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड कर रहा होगा। और इसी में हम लोग जानने वाले हैं क्या भारत में आर्थिक मंदी आने वाली है। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि क्या आईएमएफ की रिपोर्ट है और इसमें आईएमएफ ने क्या क्या बोला है और वर्ल्ड इकोनॉमी इंडिया के सामने कैसे छोटा दिखने वाला है और इंडिया सबके ऊपर कैसे हावी होने वाला है। ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये डाटा देख लेते हैं जो आईएमएफ ने पब्लिश किया था अभी लेटेस्ट। ये डाटा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन का। इसमें आपको जैसा कि दिख रहा होगा 2021 का, 2022 का और 2023 का, इन तीनों साल का दिया हुआ है। और यहाँ पे जो दिया है रिपोर्ट में, इसमें बोला गया है कि यूएसए का जो है 2023 में 1% का जीडीपी ग्रोथ है और वहीं पे अगर बात की जाए 2022 की तो वहाँ पे 1.6%। ऐसे ही यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज यानी कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन हो गई, जैसे इन सब में जर्मनी की जो ग्रोथ है 1.5 इस साल की दी हुई है और वही नेक्स्ट ईयर जो 2023 के लिए वो नेगेटिव में है, -0.3 नेगेटिव में ग्रोथ। और ये वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो कि इंडिया जल्दी ही सरपास करेगा अगर ये सच होता है तो। और क्योंकि इंडिया का इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देख के हम सभी इंडियंस को प्राउड फील होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कंट्री का आउटलुक जो है आईएमएफ ने 5% से ऊपर नहीं दिया और यहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक है वो 6.1% का है, सबसे ज़्यादा। तो इंडिया, ये जितनी बड़ी इकोनॉमी है, यूएसए हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको लीड करने वाला है अपने ग्रोथ रेट से। अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जर्मनी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बट उसकी ग्रोथ जो है नेगेटिव में दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं इटली की भी नेगेटिव में है और रशिया जो है उसकी जो ग्रोथ है वो -2.3% की है नेक्स्ट ईयर की। और इस ईयर की अगर देखी जाए तो यहाँ पे जो आईएमएफ ने इस साल की रशिया की ग्रोथ दी है वो -3.4% दी है और ये बढ़ भी सकती है नेक्स्ट ईयर के लिए भी, जो कि तब देखा जाएगा। बट अभी हम लोग के लिए प्राउड मूवमेंट ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सबको लीड करने वाली है अपने पोटेंशियल से, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और मेड इन इंडिया जो अभी चल रहा है उसके दम पे इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है अभी। और यहाँ पे जैसा कि सबको पता है, रिसेशन के लिए आईएमएफ ने ऐलान कर दिया है कि रिसेशन आ रहा है और आने वाला है। ये कंफर्मेशन एक तरह से आ चुकी है और आप ये भी कह सकते हो कि रिसेशन चल रहा है अभी, क्योंकि डायरेक्टली आईएमएफ इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि रिसेशन आ चुका है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है जिससे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। स्टॉक मार्केट हो गए दुनिया भर के, वो सब क्रैश हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सारा इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी पे आने वाला है। वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसकी ग्रोथ 0.3% है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोजेक्टेड। और यहाँ पे सारी कंट्रीज़ का लगभग दिया हुआ है, जो मेन इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उन सबकी ग्रोथ दी हुई है, जिसमें से कोई भी कंट्री 5% के ऊपर नहीं जाती है सिवाय इंडिया को छोड़ के। और इंडिया का जो इसमें टारगेट है वो 6.1% का है ग्रोथ आउटलुक इंडिया का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटलुक है। और वहीं पे जो अदर इकोनॉमीज़ है लाइक यूएसए हो गया या चाइना हो गया, उनको इंडिया से ज़रूर सीखने को मिलेगा कि इंडिया यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जो चाइना का प्रोजेक्शन है वो अराउंड 4.9% की है। और यहीं पे आईएमएफ ने एक और बात कही थी अभी रिसेंटली कि जो ग्लोबल इकोनॉमी कुड लूज $4 ट्रिलियन इन आउटपुट, आईएमएफ चीफ वार्न। तो ये जो रिसेंट स्टेटमेंट आया है आईएमएफ की तरफ से, इसमें उन्होंने क्लियरली बोला है, प्रोजेक्शन है यहाँ पे $4 ट्रिलियन का लॉस हो सकता है 2026 तक, जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है सारी कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली। और यहाँ पे अगर आप साइज़ देखेंगे $4 ट्रिलियन का, ये जर्मनी की इकोनॉमी का साइज़ है पूरा। तो एक जर्मनी जितनी बड़ी कंट्री जो है उसकी पूरी इकोनॉमी डूबने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी जिनकी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। द ग्लोबल इकोनॉमी इज एट इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ रिसेशन एंड इट कुड लॉस $4 ट्रिलियन इन आउटपुट through 2026, a massive setback, roughly equivalent to the size of Germany economy, the International Monetary Fund top official said। तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, उन्होंने ये बोला था रिसेंटली अभी कि इकोनॉमी जो है $4 ट्रिलियन तक गिरेगी टोटली।
और यहाँ पे एक जर्मनी जितनी कंट्री की जो साइज की इकोनॉमी है उतना लॉस पूरे इकोनॉमी को होने वाला, ग्लोबल इकोनॉमी को होने वाला, जो कि एक मैसिव लॉस होगा. द सिचुएशन इज मोर लाइकली टू गेट वर्स देन टू गेट बेटर, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा said in prepared remarks for an IMF event Thursday in Washington. She cited uncertainty that remains extremely high after Russia invasion of Ukraine and the pandemic and warned that there could be even more economic shocks. तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बोला है, जो रशिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन पे, वॉर जो चल रही है अभी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है. पैंडेमिक की वजह से तो प्रॉब्लम आई, बट उसके बाद ये सब चीज़ें सही हो सकती थी. बट जो रशिया ने वॉर करा है यूक्रेन के साथ, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. ये प्रॉब्लम्स 50% तक गिर सकती थी, कम हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो रशिया ने यहाँ पे हमला किया उसको रोका नहीं, और इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. और अदर फैक्टर्स जो हैं, जो चाइना का अभी चल रहा है ताइवान के साथ प्रॉब्लम, जिसमें अगर वॉर होती है तो यहाँ पे ताइवान की साइड से अमेरिका मोस्ट लाइकली हो सकता है ताइवान को सपोर्ट करे, एज अभी भी वो कर रहा है, क्योंकि ताइवान एक बहुत बड़ी ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब है. तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम इसीलिए कही जा रही है कि आ सकती है. और जो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5-month हाई ऑफ 7.41%, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कॉन्ट्रास्ट. तो यहाँ पे इंडिया में भी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 5-month हाई पे है, 7.41% ऑलरेडी पहुँच चुका है. और इंडिया में भी जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. और जैसा कि सबको पता ही होगा, इंडिया में भी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ऊपर जा चुके हैं यहाँ पे. ड्रिवन बाय द राइजिंग फूड प्राइसेस, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन accelerated to 7.41% in September, the fastest pace in 5 months. Data released by National Statistical Office (NSO) showed on Monday. The number stayed well above the Reserve Bank of India (RBI) upper tolerance band for the 9th straight month. This is likely to pressure the RBI, which has raised its key repo rate by 190 basis points in 4 moves this year to intensify its interest rate hike. तो सिंपली यहाँ पे जो आरबीआई ने अपना प्राइस बैंड सेट किया था कि इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ेगा, इससे ज़्यादा ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक आरबीआई जो है रेपो रेट को 190 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा चुका है इस साल में, वो भी 4 बारी. और अभी ये भी आशंका लगाई जा रही है कि एक और रेट हाइक आ सकता है. अनदर रेट हाइक इज सर्टेन. अनदर रेट हाइक इज सर्टेन इन द दिसंबर 2022 एमपीसी रिव्यू आफ्टर द uncomfortable inflation print of 7.4% for September 2022. जो सितंबर का इन्फ्लेशन रेट आया वो 7.4 के अराउंड आया. द क्वांटम ऑफ द नेक्स्ट रेट हाइक विल बी डिटरमाइंड बाय हाउ मच द इन्फ्लेशन प्रिंट recedes in October 2022 as well as the strength of the GDP growth for Q2 FY23. अदिति नायर, चीफ इकोनॉमिस्ट ICRA, इन्होंने बोला ये बात. तो यहाँ पे जो बात है वो यही है सिंपली कि अगर अक्टूबर में ये रेट हाइक्स, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो अगर और बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 100% आप बोल सकते हो कि आरबीआई फिर से जो है रेपो रेट बढ़ाने वाला है. और इसका जो डिसएडवांटेज है वो लोन्स वगैरह इन सब पे क्लियरली दिखने वाला है. जो लोन्स होंगे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ने वाला है, और जो महंगाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. अब जैसा कि ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल का है, आया है पेपर में, ओपेक स्लैशेस ऑयल डिमांड फॉरकास्ट आफ्टर सप्लाई कट्स. तो जो ओपेक है और ओपेक प्लस कंट्रीज है, अब मैं ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में बता दूं. सबसे पहले जो ओपेक है वो 13 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि ऑयल के डिमांड्स को देखता है. और वहीं ओपेक प्लस में जो अदर कंट्रीज हो गई वो सारी आती हैं. इसमें 23 कंट्रीज आ जाती हैं ओपेक प्लस में. ये सारी जो है ऑयल डिमांड जो है ये सब कवर अप करती है कि कितना बैरल बढ़ाना है या कितना बैरल कम करना है. और इन्हीं की वजह से जो प्राइस है वो अप डाउन होता है. तो यहाँ पे ओपेक ने क्लियरली बोला है कि वो सप्लाई कट करने वाले हैं. इकोनॉमी जो है उनके कार्टल पॉइंट्स टू बी एलिवेटेड इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन एज फैक्टर दैट विल ड्रैग ऑन डिमांड. तो ओपेक ने सीधे से स्टेटमेंट जारी किया कि वो यहाँ पे कट करने वाले हैं, जितना भी प्रोडक्शन है उनका वो बहुत हद तक कट करने वाले हैं, जिससे जो आपके फ्यूल के प्राइसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे. और यहाँ पे नवंबर और दिसंबर के अराउंड यूएस में भी इलेक्शन आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ओपेक को वार्न किया कि ऐसा ना करे. अगर ओपेक यहाँ पे सप्लाई कम करता तो यहाँ पे प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं.
जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, जो कि इंडिया जैसी कंट्री पे, इंडिया को भी क्योंकि ऑयल परचेज करना ही है, तो इंडिया पे भी ये बुरा इम्पैक्ट डालने वाला है। और यहाँ पे ओपेक प्लस, अ ग्रुप ऑफ 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया एंड सऊदी अरेबिया, announced Wednesday that it would reduce supply quotas by 2 million barrels a day from November। तो यहाँ पे सीधे से बोल दिया गया है 2 मिलियन बैरल्स जो है नवंबर की स्टार्टिंग से कट होने वाला है। और इस पे यूएसए ने वार्न भी किया है कि ऐसा ना करें, बिकॉज यहाँ पे अगर सप्लाई कम होगी तो रेट ऑब्वियस सी बात है बढ़ने वाले हैं, जो कि इंडिया पे भी अफेक्ट डालेगा। अब यहाँ पे जो रुपी है, यह भी लेटेस्ट है आज का, ये रुपी टम्बल्स 14 पैसे टू क्लोज एट 82.35 एज यूएस डॉलर strengthens. The rupee fell 14 paise to close 82.35 against the US dollar on Wednesday, and the strengthening of US American currency is sustained foreign fund flows। तो यहाँ पे जो है रुपी जो है गिरता चला जा रहा है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए यहाँ पे ओपेक का भी जो डिसीजन है वो इसीलिए आया है बिकॉज डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। उन्होंने जो रीजंस दिए अपने वो यही दिए, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है जिनकी वजह से उनको लॉसेस हो रहे हैं। बट आप ये समझ सकते हैं जब सप्लाई कम करेंगे और उनको भी ट्रेड डॉलर में ही करना है तो उनसे उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो प्रॉफिट है वो उनका ज़्यादा होगा। और यहाँ पे इंडियन रुपी जो है वो 84 से लेके 85 पर डॉलर यहाँ पे हिट कर सकता है हाई न्यू, जो कि इंडियन रुपी के लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ऐसा इलारा ग्लोबल ने बोला है। और ये जल्दी ही हो सकता है कि 84-85 पर डॉलर की वैल्यू इंडियन करेंसी की आ जाए। In terms of 2022 performance, as of January 5, 2022, the BRICS currency were trading as follows against the dollar and the euro। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं ये, इनका आप कंपेयर कर सकते हैं यूएस डॉलर और यूरो से। जो चाइनीज़ है, चाइनीज़ आरएमबी में यूएस डॉलर की वैल्यू 6.37, 7.2% इन 7.2 इन यूरो। रशिया की जो है 76.69, 86.675। और इंडियन रुपी जो 2022 में जनवरी की स्टार्टिंग में 74.43 के अराउंड था, वो अभी आप देख सकते हैं 82.75 का हाई लगा चुका है और अभी 82.40 के अराउंड ट्रेड कर रहा है इंडियन रुपी अगेंस्ट डॉलर। और वहीं यूरो का प्राइस जो 84.19 था वो भी हम देखेंगे। साउथ अफ्रीकन रैंड जो है 15.89 यूएस डॉलर के अगेंस्ट और 17.98 यूरो के अगेंस्ट। ब्राजीलियन रियाल 6.468 अगेंस्ट यूरो। अब यहाँ पे अगर हम देखें अभी रिसेंटली अक्टूबर 4 का ये डाटा है, इसमें चाइनीज़ जो है आरएमबी उसका यूएस के अगेंस्ट 7.11 का है, यूरो के अगेंस्ट 6.97। यूरो के अगेंस्ट मजबूत हुआ है चाइनीज़ का करेंसी। और रशियन रूबेल जो है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, 55.3 पे आ चुका है 76 से। और वहीं यूरो के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है रशियन रूबेल, 58.42 के पे आ गया है। और वहीं इंडियन रुपी आप देख सकते हैं 81.51 था एज ऑन 4 अक्टूबर, बट अभी जो करंटली चल रहा है 82.4 के अराउंड चल रहा है। और वहीं यूरो जो है 80.48 और यहाँ साउथ अफ्रीकन रैंड 17.85, 17.53 यूरो। ब्राजीलियन रियाल जो है 5.16 पर यूएस डॉलर एंड 5.07 पर यूरो। तो यहाँ पे रशियन रूबेल और ब्राजीलियन रियाल इसमें अच्छा परफॉर्म किया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट और यूरो के अगेंस्ट, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। द हिस्टोरिक डाटा शोज दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द यूएस डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द रशियन रूबेल एंड ब्राजीलियन रियाल while the euro has depreciated against all the ब्रिक्स करेंसी। तो यहाँ पे यूरो जो है वो तो सारी कंट्रीज के बदले में गिरा हुआ है, जो पहले उसके प्राइसेस थे उससे डाउन ही चल रहे हैं। और यूएस डॉलर जो है वो रशियन रूबेल और ब्राजीलियन रियाल के अगेंस्ट डाउन हुआ है और बाकी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि इम्पैक्ट डालता है हमारी जेबों पे। अब यहीं पे आईएमएफ ने वार्न किया है कि अगर इसको सीरियसली अभी नहीं लिया गया, बिकॉज कंट्रीज़ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, चाइना चाइवान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर इंटरेस्ट जो है कंट्रीज़ का एक दूसरे पे और ट्रस्ट जो है वो कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर इसको कंट्रोल कर लिया टाइमली तो इन्फ्लेशन को जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, कंट्रोल में लाया जा सकता है। वरना इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल ही, क्योंकि वो इतना लॉस कवर नहीं कर सकती। जैसा आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, श्रीलंका को देख सकते हैं, वो पहले ही डूबे हुए हैं सारी कंट्रीज़। बट अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है रिसेशन, तो
कुछ इकोनॉमीज तो ख़त्म होने वाली है डेफिनेटली, जो कि हम लोग देखने वाले हैं जल्दी ही। तो ये था पूरा अपडेट अभी जो भी आईएमएफ ने दिया था। और यहाँ पे इंडिया जो है लीड करने वाला है सारी वर्ल्ड इकोनॉमी को, जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम इंडियंस के लिए। और इंडिया को भी यहाँ पे टैकल करना है इससे कि कैसे बाहर आ सकता है और कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आरबीआई क्या स्टेप्स लेते हैं और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है इंडिया में। और वहीं पे इंडियन इकोनॉमी से बहुत कुछ सीखने लायक है और इकोनॉमीज़ के लिए जो कि नेगेटिव में जा रही है या फिर बहुत कम इम्प्रूव कर रही हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।